नमस्कार, जय हिंद। मेरे पिताजी कहते थे कि पीएम, सीएम और डीएम भारत में सिर्फ 3 ही पद हैं और बाकी तो सब रोजगार हैं, जीने खाने का उपाय है। भारत का कोई ऐसा युवा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर चुका हो और एक बार उसके ख्याल में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस नहीं आता होगा। तैयारी तो सब करते हैं। YouTube पे जाएंगे, आपको हर तरह की रणनीति मिलेगी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रणनीति मिलेगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि जिस पद के लिए इतने सारे युवा अगर तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता कितनी मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव तो नहीं है। आखिर में हर साल 1000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और सारे पीसीएस मिला दीजिए तो 4-5 हजार और लोग, तो कम से कम 6-7 हजार लोग हर साल इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करते होंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि शुरुआती दौर में ही हम कुछ गलतफहमियों के, कुछ प्रोपेगेंडा के, कुछ मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं और तैयारी करने से पहले ही हमारी तैयारी समाप्त हो जाती है। आज की जो वीडियो है मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप तैयारी के प्रारंभिक दौर में हैं तो क्या करें, कब करें, कैसे करें और कब कब अपना इवैल्यूएशन करें, ये सबसे ज़रूरी है ताकि आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है आईएसपीसीएस की सटीक रणनीति, कब क्या कैसे पढ़ें और एक बिगिनर्स के लिए जो अभी शुरुआती दौर में है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने जिंदगी के 3 साल साइड में निकाल कर कहीं रख दीजिए। 3 इयर्स अपने जिंदगी के, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं कम से कम 17-18 साल के तो मिनिमम होंगे, हो सकता है आप में से कोई 19-20 साल का भी हो। तो अपने जिंदगी के 3 साल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से निकाल के रख दीजिए। कहते हैं ना, अलग रख देना। ये 3 साल आपकी जिंदगी के, आपकी ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों की मुकद्दर बदलती है। तो बड़ी चीजें कभी आसानी से नहीं मिलती। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन 3 साल किया था, मैं आपको बताऊंगा कि एक बार दोबारा, जैसे कोई करता है ना, दोबारा एमए करता है, दोबारा पीएचडी करता है, तो मैं आप सबको चाहता हूं कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी आप दोबारा एक बार ग्रेजुएशन मोड में करें। तो ग्रेजुएशन की तैयारी की तरह आप यूपीएससी की तैयारी करें। निश्चित तौर पर देखिएगा 3 साल के बाद आप कहेंगे लेकिन 3 साल लगेगा। अगर आप में 3 साल श्रम करने का, धैर्य रखने का, सकारात्मक रहने की क्षमता नहीं है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के 3 साल को निकाल दें। और यूनिवर्सिटी में एक शब्द आपने सुना होगा, सेमेस्टर सिस्टम। तो 3 साल में 6-6 महीना के तो टोटल आपको 6 महीना, एक साल में 2 बार 6 महीने आएंगे। तो हम आपको 6-6 महीना, 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर, आधे 6-6 महीने के 3 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर की चर्चा करूंगा। तो हमारा पहला सेमेस्टर होगा, जैसे ही आप तैयारी करते हैं सबसे पहले औपचारिक रूप से आज डिसीजन लीजिएगा, अपने घर वालों को बोलिएगा। देखिए, हमारे यहाँ जब घर बनाते हैं ना तो नींव खोदते हैं, एक फावड़ा मारते हैं और सबसे पहले लड्डू खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जोड़ लें कि मैं तो इतने समय से तैयारी कर रहा हूं। आज ही जब आप वीडियो देखें, आज से आप निर्णय लें, एक टीका लगाएं या जिस दूसरे धर्म का है, नमाज पढ़ें या जो भी करें, और आज सबसे पहले एक अच्छा सा लड्डू खाएं दही के साथ और निर्णय लें कि आज से मैं अपने कैलेंडर में मार्क कर दीजिए कि आज से मेरी तैयारी शुरू हो रही। जैसे आज हमने यूपीएससी के फील्ड में एडमिशन लिया है। आज एडमिशन का मतलब कोचिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले 1 साल तो कोचिंग की तरफ देखना भी नहीं है। देखिए, कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वालों की बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। कोचिंग, मैं भी एक उसी फील्ड से जुड़ा हूं, इसलिए ज्यादा मैं बुराई कर नहीं पाता हूं। लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार तुम अपनी कोचिंग की बुराई करते हो। तो कोचिंग वालों की एक षड्यंत्र होती है और दुनिया में सबसे आसान मार्केटिंग का तरीका है जो वो पहले उसको डराओ, आपको डरा दिया जाए। डराने का मतलब होता है कि अगर तुम मेरे यहां नहीं पढ़े तो सोच लो। जैसे ही आपको बोला जाएगा अगर तुमने मेरे यहां नहीं पढ़ा,
मेरी बात नहीं मानी, मेरे कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया तो गए। ये होता है डर। और दूसरा होता है डरा के उसके बाद समाधान दे दो। और अगर आपने मेरे यहाँ तैयारी नहीं की तो नहीं होगा, और समाधान क्या है, मेरे यहाँ पढ़ो। तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे तैयारी की सोचते हैं, सबसे पहला काम वो 2.5-3 लाख रुपए लेके कोचिंग में घुस जाते हैं और वहीं पे सब बर्बाद हो जाता है। तो आपको शुरुआती दौर में कोचिंग नहीं करनी है। तो पहला 6 महीना क्या करना है, आपको फर्स्ट 6 मंथ क्या करना है, फर्स्ट 6 मंथ आपको 11th एंड 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। किस क्लास के ह्यूमैनिटीज की, जिसको आप लोग आर्ट्स कहते हैं, डे टू डे लाइफ में आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स कहते हैं, और साथ ही इसको ह्यूमैनिटीज बोला जाता है। तो जिस भाषा में आप समझें, जिसको आर्ट्स कहते हैं, तो आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ये 4 विषय को आर्ट्स कहते हैं। तो आप इंडियन इकोनॉमी की जो 11th-12th की किताब है, उसके बाद हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री की 4 किताबें मिलेंगी, मॉडर्न, मेडिवल, वर्ल्ड और एंशिएंट। ऐसे ज्योग्राफी की 4 किताबें होंगी, आपको इंडियन ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी होगी और एक ज्योग्राफी होती है। ऐसे ही पॉलिटी की आवर डेमोक्रेसी होती है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आपको ये किताबें 6 महीने तक पढ़नी है। दोस्तों याद रखिएगा, नींव जितनी मजबूत होगी आप उतना अच्छा करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि कितनी बार पढ़नी है, तो मैं कम से कम बता दे रहा हूं, कम से कम आपको 3 बार, कम से कम, लेकिन याद रखिएगा 3 बार कम से कम पढ़नी है। इसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरी 100% इन विषयों पे कमांड नहीं है, तो एक और बार, फिर अगर और कमांड नहीं बना, एक और बार। देखिए, आपकी प्रारंभिक सेमेस्टर ही आपकी नींव, अगर नींव कमजोर हुई, बिल्डिंग को गिरना ही गिरना है। तो एक तो आपको ह्यूमैनिटीज की 9th-10th की किताबें पढ़नी है, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि 6 क्लास से लेके और 10वीं तक, 10th तक की जो साइंस की किताबें हैं, डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे, साइंस की किताबें आपको पढ़नी है। तो साइंस की किताबें 6 से लेकर 10 तक, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो, और स्पेशली इसमें एक किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में क्या आता है, आपकी बीमारी आती है, आपकी डिफिशियंसी आती है, आपका जो न्यूट्रिशन आता है। ह्यूमन बायोलॉजी की किताब पढ़िए, और 6 से लेकर 10 तक अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी आप टॉपर से पढ़ें, पूछेंगे, एक वो एनसीईआरटी पे बहुत जोर देता है, लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है कि जैसे ही आप किसी बच्चे को कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको लगता है यार मुझे अंडरस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो पहले 6 महीना, अगर आपको इसमें 2 महीना और लग जाए या 3 महीना और लग जाए, कोई बात नहीं, आप कोई जल्दीबाजी मत करिए। कोशिश करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में एनसीईआरटी की किताबें, देखिए एनसीईआरटी की किताबें इतनी पतली होती है ना, आप पूरे दिन में एक बार पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबों पे एकदम, कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहते हैं रट के सट जाना, रट्टा नहीं मारनी है, समझना है। जैसे अभी तक हम एग्जाम में क्या करते थे, अगर आप 9th 10th 11th 12th की बात याद, हम रटते थे और उसमें जाके मार्क्स लाते। अब अंक के लिए नहीं पढ़ना है, अब समझना है। पहले हम केवल पढ़ते थे, अब समझना है। समझना है, एक सामान्य सी बात पूछता हूँ, मैंने अभी एक लड़का है 12th के हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैंने पूछा अच्छा एक हिस्ट्री का सवाल पूछो, बोला पूछिए। मैंने कहा एक बात बताओ, जब मुगल आते थे, अरब आते थे, उज्बेक आते थे, वो भारत में आते थे, आक्रमण करते थे और फिर चले जाते थे, या फिर यहीं बस गए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो यहीं क्यों नहीं बस गए? तो वो नहीं समझ पाया। हमने कहा कि देखो बेटा, जब तक आप ज्योग्राफी को नहीं समझोगे दोनों देशों के, तब तक आप इस दोनों के अंतर को नहीं समझ पाओगे। तो अब तक आप पढ़ते थे, अब आपको समझना है। एक बच्चे से मैंने पूछा, 10th के बच्चे को साइंस का क्वेश्चन पूछा, कि हमने कहा कि भाई जो पत्ते हरे रहते हैं वो क्यों रहते हैं? तो बोला प्रकाश संश्लेषण। हमने कहा एक बंद कमरे में चारों तरफ से अंधेरा करके, और अगर हम एक मनी प्लांट रख दें तो क्या वो सूखेगा या नहीं सूखेगा? बोला कि नहीं सर नहीं सूखेगा। हमने क्यों, उसको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप
जब तक मार्क्स के लिए पढ़ते थे आपको नहीं समझ में आती थी, अब आपको समझ समझ के पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आप जितनी दफा पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, आप उतना अच्छा करेंगे। तो एनसीईआरटी को अगर आप अंडरएस्टिमेट किए, आपकी तैयारी प्रारंभिक दौर में ही खत्म हो जाएगी। तो 11th 12th की, आई रिपीट, 11th 12th की ह्यूमैनिटीज के बुक रगड़ के पढ़िए जब तक समझ में नहीं आए। जिस दिन, मैं हमेशा कहता हूं कि पता कैसे चलेगा कि मुझे समझ में आने लगा है, तो मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो जानते होंगे। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप 11 12 के बच्चे को ह्यूमैनिटीज का ट्यूशन पढ़ाने लायक और 9 10 के बच्चे को साइंस का ट्यूशन पढ़ाने लायक हो जाएंगे, आप समझ जाइएगा कि आपकी यूपीएससी की लगभग 50% तैयारी, यकीन मानिए, आपको लग रहा है ये कैसे हो सकता है, 50% तैयारी आपकी उसी दिन हो जाती है जिस दिन आपको लगता है कि अब मैं 11 12 की कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई पूछे और मैं नहीं समझा सकता, और साथ ही ये जो 9 10 तक मैं साइंस पढ़ा सकता हूं। जिस दिन आप में ट्यूशन पढ़ाने की क्षमता आ जाए इन विषयों का, आप समझ लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर, जो मैंने कहा था फर्स्ट सेमेस्टर या उसमें 2 सेमेस्टर ले लीजिए, आपकी कुछ की बैकग्राउंड होगी, 1 साल आप मान के चलिए कि पहला जो फर्स्ट ईयर है आपका बीए का, आप कम से कम 90% मार्क्स से पास हुए हैं। इमेजिन करिए अगर आपको फर्स्ट ईयर में 90% मार्क्स आ जाए, आपको कैसा लगेगा, मजा आएगा ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपने 90% मार्क्स से पास किया तो देख लीजिए आपकी आगे की तैयारी कैसे होगी। तो अगर आप बच्चों के माँ बाप हैं या भाई बहन हैं या गार्जियन हैं, तो बिल्कुल कोचिंग की हड़बड़ी मत कीजिए, उसको सेल्फ स्टडी कराइए। और ये कब होगा, 1 साल में आप 90% मार्क्स पहले ईयर में कैसे ला पाएंगे दोस्तों? कम से कम, ये मैं कम से कम कह रहा हूं, कम से कम, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत फोटो बने रहते हैं इधर उधर। अगर आप 50 पेज से कम पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे में 50 पेज पढ़ने की क्षमता नहीं है, रोज आप उसको तैयारी मत कराइए प्लीज। हमारे गांव में कहते हैं कि पानी और जवानी कभी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उसकी जवानी बर्बाद हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं बचता है। तो अगर आप या आपके बच्चे 50 पेज नहीं पढ़ सकते हैं रोज, एनसीईआरटी जैसी किताब तो कम से कम 150 पेज रोज पढ़ना चाहिए, मतलब 30 सेकंड में एक पेज खत्म होता है। बट फिर भी अगर 50 पेज आप में रेगुलर पढ़ने की क्षमता नहीं है, आपको सचमुच यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो पहले सेमेस्टर में आप कोशिश करें कि कम से कम 90% अंक लाएं। 1 साल लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना आपका बेस तैयार है तो अब अगला क्या करें, आपको अगला काम करना है। अब आप पहुंच गए दोस्तों सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर, और अगला आप जुलाई से मान लें, जुलाई से आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू होता है। पहले 6 महीना में आपको क्या करना है, अब यूपीएससी, अब यहां से अगर आप चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अच्छे कोचिंग की डेफिनेशन ये कभी नहीं होती है कि वो आदमी यूट्यूब पे कितना पॉपुलर है, या जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आपने इंग्लिश मीडियम में कोचिंग सुना होगा बाजीराम। इस भारत के बाजीराम कोचिंग है, मतलब मुझे नहीं पता चला नाम लेना चाहिए कि नहीं। बाजीराम का रिजल्ट आपने देखा है कितनी है, आपको नहीं पता, वो कोई आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे आदमी नहीं दिखता। तो बेसिकली आप पॉपुलैरिटी बनाना आ जाए तो सच्चाई ये है कि आप सेकेंड ईयर में एक कोचिंग में एडमिशन लें, थोड़ा रिसर्च करके एडमिशन लें, फोटो देख के, यूट्यूब देख के, ये सब चक्करों में ना पड़े। वो ट्रेलर देख के जो आदमी सिनेमा देखने जाता है कई बार बहुत गालियां दे के निकलता है। तो आप एक अच्छे से कोचिंग का चयन करें, कोशिश करें कि जाके वास्तविक बच्चों का फीडबैक लें, और एक रिसर्च करके, जैसे हम शर्ट भी खरीदते हैं ना तो पहले 3 बार ट्राई करते हैं, तो पहले इस तरह का काम करिए, कोचिंग में एडमिशन लीजिए। कोचिंग का पहला शर्त ये होता है, याद रखिएगा। और अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते या किसी बड़े शहर नहीं जा सकते तो किसी ऑनलाइन क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको बहुत सारे आपको रिव्यूज मिलेंगे, थोड़ा रिसर्च करिएगा। कोचिंग का मतलब, मैं फिर कह रहा हूँ, कोचिंग में थोड़ा रिसर्च करिएगा, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं। अगर कई बार
आप ऐसे शहर में होते हैं या घर की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप, तो कोचिंग भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग का चयन बहुत सोच समझ के, थोड़ा रिसर्च करके, भेड़ चाल में पीछे पीछे मत भागिएगा, क्योंकि हमेशा फेल होने वालों की संख्या पास होने वाले से ज़्यादा है। भेड़िया धसान में आप कभी सफल नहीं होते हैं, तो थोड़ा उस पर रिसर्च करिएगा, कहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं, कहाँ का करिकुलम अच्छा है, और मतलब बहुत ताम झाम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो ये इस पे आपको काम करना है। 1 साल कोचिंग जाना है। अब कोचिंग में क्या करना है, ऑब्वियसली कोचिंग जाते हैं, सामान्यतः एक कोचिंग 2.5 से 3 घंटे की होती है। 2.5 से 3 घंटे की एक कोचिंग होती है। आधा घंटा या 1 घंटा आपको आने जाने में लगेगा। एक मान के चलिए कि आपका 2 घंटा आना जाना तैयार होना, इस समय बर्बाद होता है। मेरा आज से नहीं, जो भी मुझे जानते हैं, मैं पिछले 20 सालों से रट रट के बोलता हूं कि यूपीएससी का तैयारी का मतलब ही होता है कि आपके पास कुल 24 घंटे हैं, इसको 8 में डिवाइड कर दीजिए, 3 8 में 8 8 8। पहला 8 पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई का मतलब होता है कि ये पढ़ाई, इसमें आना जाना कपड़ा पहनना काउंट नहीं होता है। 8 घंटा अपना सोने के लिए, और साथ ही नित्य क्रियाएं होती हैं आपकी, ठीक है ना, इसी में खाना सोना नहाना, खाना सोना नहाना, ये इन 3 चीजों में आता है। और 8 घंटा आप इंटरनेट देखते हैं, आप रील देखते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, 8 घंटा इसको हम कहते हैं, आप इसको लीजर कहते हैं। लीजर का मतलब रिलैक्स टाइम है आपको, इसमें जो आपको अच्छा लगता है, आपको फोन पे बातें करनी होती हैं, आपको इंटरनेट देखना होता है, आपको रील देखने होते हैं, यूट्यूब, जो भी मस्ती करिए अपना, वहाँ शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करने हैं। मैं इन 2 की बातें नहीं करूंगा कि किस समय उठिए, किस समय पढ़िए, आपकी अपनी 24 घंटे हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप कब कब पढ़ के और पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे। अगर 8 घंटे, मैंने कहा था ना कि अपनी जिंदगी के 3 साल निकाल दीजिए, 3 साल, वो भी पूरे रोज का सिर्फ 1/3 टाइम निकालना है। 24 घंटे का केवल 1/3 जो टाइम होता है वही 8 घंटा होता है। इतने बड़े ड्रीम्स के लिए अगर आप अपने जिंदगी में रोज 1/3 टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं, मत करिए। तो आपको केवल मैं इसकी चर्चा करूंगा, मैं आपको ये कब कैसे सोएं और अनुलोम विलोम करें, क्या करें ना करें, इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस 8 घंटे की चर्चा करूंगा। तो आपको अपने जिंदगी के 8 घंटे रोज निकालने हैं। शाम को बर्थडे है किसी का, आपको पता है कि वहां जाना है, तो दिन में 8 घंटे पढ़ लीजिए। आपको पता है आज मम्मी को मंदिर लेके जाना है या शॉपिंग करानी है, तो दिन में करा दीजिए, तो फिर रात को 8 घंटे पढ़ लीजिए। फ्लेक्सी टाइमिंग रखिए। टाइमिंग का मतलब वो ये होता है कि ये नहीं कि अगर हम सुबह नहीं पढ़ पाए तो हम रात को पढ़ेंगे ही नहीं। ये फ्लेक्सी टाइमिंग कहते हैं कि जब हमें पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं। आपके 8 घंटे आपकी माँ किचन में बिताती हैं, 8 घंटे आपके पिताजी नौकरी या अपने दुकान या रोजगार में बिताते हैं, आप भी 8 घंटे, आप कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ रहे हो यार, कि 8 घंटे नहीं पढ़, और 8 घंटे नहीं पढ़ सकते और तुम गवर्नर लग जाओगे कहीं के। ये सब सोचना भी नहीं है, बेवकूफ़ी भरी बातें सोचने। ये जंतर मंतर जादू टोना, यूट्यूब की मोटिवेशन कोई काम नहीं आनी है। अंदर पेट्रोल नहीं है तो दूसरे के पेट्रोल से थोड़ी चलोगे। तो 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। अब हमने क्या कहा, आपकी कोचिंग में कितने घंटे जा रहे हैं, आप देखिए 2.5 से 3 घंटे। आने वाला जाने वाला जो टाइम है, आने वाले जाने वाले टाइम यहां से लेने हैं। कहाँ गया, आने जाने वाला जो टाइम है आपको, वो आपको यहां से लेनी है। किधर गया, 8-8 का 3 जो बनाया था, कोई नहीं। तो हमने आपको 8-8 का जो 3 बनाया था, तो वो बोला था ना कि 8 घंटा आपको सोना है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा आपकी फ्लेक्सी टाइमिंग है। तो ये जो 2 घंटे हैं वो आपकी फ्लेक्सी टाइमिंग में से निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वो 8 घंटे उसी में से मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। मैं वो पेज कहाँ गया, ठीक है, हाँ। 8 घंटे जो करने हैं, तो आपकी 2.5-3 घंटे कोचिंग में चली गई। अब आपके पास बचे 5 घंटे। 5 घंटे में क्या करना है, 1 घंटा रिवीजन करना है जो आपने आज कोचिंग में पढ़ी है। किसी भी कोचिंग में 2.5-3 घंटे काम करिएगा। टीचर एग्जाम्पल देता है, बहुत सारे काम करता है। रोज जो भी आप कोचिंग में पढ़ कर आए हैं, आपको उसकी 1 घंटे रिवीजन करनी है। तो कोचिंग आप कर रहे हैं, आपकी कोचिंग चल रही है, तो आपकी 2.5 से 3 घंटे की क्लास चलेगी।
तो मैं 3 घंटे मान लेता हूं। तो बाकी 5 घंटे में क्या करना है, बाकी 5 में आपको 1 घंटा क्लास की रिवीजन करनी है। क्लास की रिवीजन, ये इसकी आपको रिवीजन करनी है। और बाकी 4 घंटे क्या करने हैं, बाकी 4 घंटे 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे क्या पढ़ना है, आपको कोर्स की नई किताबें पढ़नी है। जैसे मान लीजिए कि सर वहां पे आपकी चल रही है मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया की कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ने हैं आपको। एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए कोई भी, जैसे मान लीजिए मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं गोची लियोंग पढ़ लीजिए, और कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए बताई जाती है। तो कोचिंग का रिवीजन करिए और साथ ही कोशिश करिए कि आप कोई 1-2 घंटा उस विषय का स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और 1-2 घंटा एक ऐसी किताब को पढ़ें, ठीक है ना, 1-2 घंटा ऐसी किताब को पढ़ें जो कि भविष्य में, जैसे मान लीजिए अभी हिस्ट्री चल रही है तो उसके बाद पॉलिटी आने वाला है, उसके बाद ज्योग्राफी आने वाला है। तो 4 घंटे आपको 2 नए विषय पढ़ने हैं। मेरे भाषा में आप समझिए कि रोज आपको 3 विषय पढ़ना है, रोज 3 विषय। ये ध्यान रखिएगा, लोग क्या करते हैं एक ही विषय को लेके बैठे रहते हैं, एक ही विषय के एक पिलर खड़ी हो गई और बाकी 3 पिलर बैठ गए। तो रोज आपको 3 विषय पढ़ना है। पहला विषय क्या पढ़ना है, जो क्लास में चल रहा है, प्लस 1 घंटा उसका रिवीजन करना है। दूसरा, उसी विषय का जो क्लास में चल रहा है उसकी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। देखिए कोचिंग कभी नहीं कहेगा कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, वो हमेशा यही कहते हैं कि जो हमारे यहाँ नोट्स मिलता है वही पढ़िए। कभी यूपीएससी आप देखिएगा किसी के भी नोट्स से क्वेश्चन नहीं पढ़ाता है, एकदम गलत फहमी निकाल दीजिए। होता क्या, कोचिंग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, 2023 में जो क्वेश्चन आता है उसी के आसपास की कोई बात अपने यहाँ थोड़ा चेंज करा के उसको बीच में घुसा देता है, आपको लगता है देखो इसी से लड़ा है। तो कोचिंगों के चक्कर में मत पड़िए, एक मार्केटिंग है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा नैतिक बल है उसके आधार पर बोल रहा हूं। एक स्टैंडर्ड बुक उसी विषय का पढ़ना है और 2 घंटे, ये 2 आवर्स पढ़ने हैं। ये 4 घंटे हो गए, ये 4 आवर्स हो गए, ठीक है, ये 2 आवर्स हो गए। और एक सब्जेक्ट वो पढ़ना है जो आने वाले टाइम में आपको पढ़ाया जाएगा। या ये भी हो सकता है जैसे आप शुरुआत में नहीं होता है, या कोई ऐसा भी विषय है जैसे फॉरेन पॉलिसी आपने नहीं पढ़ी है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा है, इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे विषय हैं यूपीएससी में जो कोचिंग में भी बाद में पढ़ाई जाती है, तो उनके बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत जो भी मोटी मोटी समझ आने लगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या होता है, वाह्य सुरक्षा क्या होता है, मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस में क्या अंतर होता है, गवर्नेंस में विधायिका क्या होता है, ये सब थोड़ी बेसिक समझ बना के रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो आपको कुछ न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 2 घंटे रोज, न्यू सब्जेक्ट्स। आप उम्मीद है कि आप ये सब नोट कर रहे होंगे। 2 आपको न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपके 2 साल हो गए, अब आ गया फाइनल तीसरा साल जो। और अगर आप 1 साल से ज्यादा कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कोचिंगों को तो मैंने देखा है 1.5-2 साल खत्म ही नहीं होते हैं। 1 साल से ज्यादा कोचिंग नहीं करनी। मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो साइंस की क्लास में क्यों जा रहे हैं? अगर आपने हिस्ट्री में पीजी या ये किया है या जो भी किया है तो थोड़ा सा कोचिंग का मतलब नहीं होता कि रोज बस्ता उठाना, बोतल उठाना, जाके घुस जाना, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आपको किस किस विषय में मार्गदर्शन की जरूरत है और किस किस विषय में नहीं है, ये भी बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर 1 साल से ज्यादा अगर कोचिंग किए तो आपकी तैयारी 4थे साल में चली जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। तो ये हुआ दूसरा साल दोस्तों। दूसरे साल में अगर आपने कोचिंग कर ली, कोचिंग के क्लास का रिवीजन कर लिया और साथ ही आपने कम से कम 4, 5, 6, 7 नए सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, क्योंकि पतले पतले ये जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे होते हैं, एक किताब स्टैंडर्ड बुक्स होती है। तो दूसरे साल आपको ये करना है। अब आइए तीसरा साल, जब आपका अब पेंटिंग शुरू होगा, अब घर चमकाने का ईयर है आपका 3rd ईयर। और 3rd ईयर में क्या करना है आपने? 3rd ईयर में जो करना है वही बहुत मुश्किल है। 3rd ईयर ही आपकी तैयारी का अंतिम वर्ष है, जिसमें आपको, हमारे बिहार में कहते हैं सतुआ बांध के, आपके यहाँ कुछ और होता होगा, आपके यहाँ
पोहा होता होगा आपके यहाँ, जो भी होता होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि सतुआ बांध के रूम में, कहने का मतलब खाना पीना रसद जुटा के रूम में घुस के अंदर से, आपने गाना सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सुना है ना? हम तुम कौन है? हम स्टूडेंट, तुम किताब, तुम मतलब वो वाला तुम नहीं तो गए लड़के तो गए, समझे ना? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, 1 साल रूम में बंद हो जाइए। फिर लोगों को लगे कि कहीं मरवर तो नहीं गया, कहाँ गया उल्टा लड़का, ना किसी बर्थडे में आता है, ना किसी शादी में आता है, ना किसी जागरण में आता है, ना किसी से फोन पे बात करता है। 2-3 लोग, माँ बाप, 1-2 दोस्त जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं या जो आपको आपकी सफलता से खुश होंगे, बस 5, 7, 8, 10 नंबर रखिए अपने फोन में। अब बस बाकी सबके लिए आप डेड हो जाइए। 1 साल आपको रूम में बंद रहना है। और क्या करना है? 1 साल जो आपने कोचिंग में पढ़ी है, जो किताबें पढ़ी, अब तीसरा साल सुनिएगा क्या करना है। तीसरा साल है रोज 50 पेज पढ़ना है, 50 पेज रोज। और अब अगला काम बड़ा मुश्किल है, और 5 पेज रोज लिखना है। 50 पेज रोज पढ़ना है और 5 पेज रोज लिखना है। सॉरी, लिखना है, लिखना है, लिखना है। अगर आपने ये काम किया, गुरु ईश्वर ने चाहा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कोई शुभ संवाद दे दोगे घर में, या हो सकता है कि अनुभवहीनता थोड़ी हो जाती है पहले अटेम्प्ट में। सबसे ज्यादा सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में होता है व्यक्ति का। पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं अनुभवहीनता बीच में आ जाती है, और दूसरे अटेम्प्ट में तो आपके गांव में लड्डू बटी जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो तीसरे साल में क्या करना है? 50 पेज रोज पढ़ना है। तो एक ही विषय नहीं पढ़ना है। अब यहाँ थोड़ा सा ना बहुत आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तीसरा साल बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो करना क्या है? आपको एक पूरी सिलेबस बनानी है। एक तो पहले महीने में क्या क्या पढ़ना है। एक तो समझिए कि अगर आपको रोज 50 पेज पढ़ना है तो 25-25 पेज 2 विषय पढ़ना है। 25-25 पेज 2 विषय पढ़ना है और 5 पेज लिखना है। तो इन्हीं 5 पेज में आपको 2 आंसर लिखना है। जो 2 विषय पढ़ रहे हैं उसके 10 ईयर्स में जाइए और उसके आंसर को लिखिए। आप कहेंगे कि मैं आंसर लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता करना ही नहीं है, आपको नहीं पता करना है। आप केवल लिखिए। शुरुआत के 2-3 महीने लिखने में बहुत कष्ट होता है, हाथ दुखता है, नहीं लिख पाता आदमी। 2-3-4 महीना लिखिए, समझे? 2-3-4 महीने आपको किसी से आंसर चेक कराने की जरूरत नहीं। जो आपको समझ में आ जाए, अपनी भी तो समझ होती है यार, आपको समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लिखना शुरू करिए। लिखने के प्रारंभिक कुछ महीने बहुत कष्टपूर्ण होते हैं और उसके बाद धीरे 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 इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। तो रोज 50 पेज पढ़ने हैं, 2 विषय इन अ डे, 25-25 पेज, मतलब जहां टॉपिक खत्म हो जाए 24 पेज पे खत्म हो जाए या 26 पेज पे, और दूसरा विषय आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के, नोट्स पढ़ के लिखने, और आंसर रोज 2 आंसर लिखनी है। 1 साल अगर आपने 2 आंसर रोज लिखा है और 50 पेज रोज पढ़ा है, तो अगर भगवान ने ही सोच लिया है कि इसका सिलेक्शन नहीं कराना है तो ही आपका रुकेगा। 2 आंसर रोज लिखना है और 50 पेज रोज पढ़ना है तीसरे साल में। और नकारात्मक लोगों से, बेफिजूल के लोगों से बातचीत नहीं करें। क्योंकि क्या होता है ना, देखिएगा ना, आप जब क्रिकेटर बड़ा मैच खेलता है तो देखिएगा उसका फोन जमा कर लिया जाता है, वो म्यूजिक सिस्टम लगाया रहता है, वो नहीं दिन भर और किसी से बात कर रहे, ना जाने कौन सी ऐसी बात कर दे मूड अपसेट हो जाए। तो अपने दिमाग को पैम्पर करिए, ऐसे लोगों से ही बात करिए, ऐसे लोगों से ही मिलिए जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपको सफल देखना चाहते हैं। 99% लोग चाहते हैं कि आप जमीन पे रगड़ खाएं, चाहते हैं कि आप घुटनों के बल चलें, वो चाहते हैं कि आप याचक बने, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, मांगें। तो वो हमेशा आपके साथ कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिससे कि आप सफल ना हो जाएं। जीवन में केवल कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, शाबाश बोलते हैं, वेल डन बोलते हैं, कोई बात नहीं बोलते हैं। ऐसे 5, 7, 8 लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं से बात करिए और देखिए। तो ये तैयारी का 3 चरण है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार फिर से बोल दूं, फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में हम करेंगे
कहाँ गया, ये फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, 3 साल की हमें तैयारी करनी है। पूरे तैयारी को 6 सेमेस्टर में बांट देना है, 6-6 महीने के। पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर हमारा पूरी तरह से एनसीईआरटी पे समर्पित होगा। किसी की कोचिंग के, किसी यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपने, वहीं बर्बाद हो जाएंगे आप। डरिए मत, कोचिंग का काम है डराना, मेरे यहाँ नहीं पढ़ोगे तो मेरे घुमा फिरा के बोलेंगे, डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं आपको। देखते हैं ना फेयर एंड लवली के ऐड में क्या दिखाता है, अच्छा काले हो तो वो देखोगे ना, वो लड़की तुम्हारी तरफ आप आकर्षित नहीं होगी, और जैसे ही फेयर लवली लगाओगे 7-8 लड़कियां गिर जाती हैं। हम इस देश ने, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला क्रीम है। आज तक मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूं जो कहे कि हाँ मैंने जैसे ही उस लड़के ने फेयर लवली लगाया मैं उस पर गिर गई थी। आज तक तो मुझे नहीं मिली, तो शायद आपको भी नहीं मिली होगी। तो इन सब चक्करों में नहीं पढ़िए। पहले साल रगड़ के एनसीईआरटी पढ़िए, दूसरे साल कोचिंग करिए, कोचिंग के साथ साथ भी कोशिश करिए कि 40-50 पेज रोज पढ़ें, कम से कम 2 विषय कोचिंग के अलावा। और तीसरे साल सतुआ बांध करके हम तुम बंद करें कमरे में और चाबी खो दीजिए। 50 पेज पढ़िए, 2 आंसर रोज लिखिए, और देखिएगा कि 1 से 2 साल के अंदर आप इसी YouTube चैनल पे लिखेंगे कि सर मैंने फॉलो किया, मेरा हो गया। देखिए स्ट्रैटेजी आसान है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करता है, हर आदमी को पता है कि खूब पढ़ना चाहिए, नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, फालतू लोगों से नहीं बात करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए। जानता तो सब कोई है, लेकिन जिसने ये संकल्प ले लिया, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर की लाइन सुनी होगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वो विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिंदगी के सबके लाइफ में विघ्न है। कौन ऐसा आदमी है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई ऐसा मिला आपसे जिंदगी में? आपको कोई ऐसा आदमी मिला हो जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो विघ्नों में रहकर काम करता है? 2 तरह के लोग होते हैं, एक विघ्न में हमेशा रोते रहते, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान ये क्या, और एक कहते हैं कि होता रहेगा। हम अपने लक्ष्य में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जिस दिन केवल यूपीएससी, चाचा आपकी जमीन हड़प लिया है, हड़प लेने दीजिए, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड भाग गई है, भाग जाने दीजिए, ठीक है, पापा आपको डांटते हैं, डांटने दीजिए। जिस दिन सिलेक्शन हुआ, गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाएगी, चाचा भी जमीन लौटा देंगे, पिताजी भी इज्जत करने लगेंगे, सब कोई। केवल एक खाली गजट ऑफ इंडिया में जिस दिन एक दिन टीवी में आया कि ये यूपीएससी का रिजल्ट आया है या पीसीएस का रिजल्ट आया, जितनी चीजें जिंदगी में खोई हैं एक साथ वापस आ जाती हैं। तो खोने से मत डरिए, और उनको मत, जो जा रहे हैं जाने दीजिए। केवल एक चीज को पाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कितना जिंदगी में कमाल होता है। मेरी शुभकामनाएं, मेरा मार्गदर्शन, मेरी शुभेच्छाएं हमेशा आपके साथ हैं। आपकी जय हो, विजय हो।